force है chemical bond, and depending on the strength of this attractive force between two chemical species, chemical bonds जो हैं इन categories में divide किए जा सकते हैं. तो आयोनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, ये सब आकांक्षा मैम ने आपके साथ डिस्कस किया या कर रही हैं. और आई हैड डिसाइडेड टू डिस्कस विद यू मेटालिक बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ. और आज एज अ लास्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस द वंडर वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिनको कि हम केमिकल बॉन्ड कैटेगरी में रखते भी नहीं हैं बिकॉज दे आर वेरी वीक शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस. ये परमानेंट से फोर्सेस नहीं है कि एक बार बॉन्ड बन गया तो उसको तोड़ने में बहुत मुश्किल होगी. ये टेम्पररी फोर्सेस हैं, शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस हैं, पास आते हैं तो बन जाते हैं, दूर जाते हैं तो चले जाते हैं, और इसलिए इसको हम बॉन्ड नहीं कहते, इसको हम सिर्फ अट्रैक्शन कहते हैं. इट इज़ नॉट अ बॉन्ड. बॉन्ड वो होता है जो फिर बना रहे, जिसको तोड़ने में मुश्किल हो. So आज की क्लास में we will discuss the van der Waals forces of attraction. Before I actually start, मेरा एक conventional सा question. Are you all able to listen to me, beta? Are you all able to listen to me? Yes, ma'am. Okay, and are you all able, you are able to see the presentation as well? Okay. So yes, good. Thank you बेटा. मुझे फिर पता चलता रहता है तो फिर मैं एक फ्लो में पढ़ाती रहती हूँ. So van der Waals forces of attraction. अब इनकी बात सबसे पहले जो हुई थी वो हुई थी 1873 में. And J. van der Waals was a Dutch scientist. And he pointed out that all atoms, ions and molecules of substances, चाहे वो atoms हो, चाहे ions हो, चाहे molecules हो, जिनके बीच में कोई bond नहीं है, right? So this, ये उनको strike किया J. van der Waals को 1873 में, that all ions, atoms, molecules of substances, जिनके बीच में there is no bond, they attract each other when they are brought closer. यानी सब सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, उसके बीच में बॉन्ड हो या नहीं हो, अट्रैक्शन तो हो ही जाता है. सो ऐसे एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस व्हिच डिड नॉट हैव एनी केमिकल बॉन्ड बिटवीन देम, दे अट्रैक्टेड ईच अदर व्हेन दे वर ब्रॉट क्लोजर और नियरर टू ईच अदर. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो उनके दिमाग में आई कि हर सब्सटेंस दूसरे को अट्रैक्ट करता है जब वो पास लाया जाता है. उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है लेकिन एक अट्रैक्शन है. और इन फोर्सेस को, अट्रैक्टिव फोर्सेस तो होते ही है ना ये, सो इन फोर्सेस को van der Waals ने कहा फिजिकल फोर्सेस. He called them as physical forces, and he said that these forces are much weaker than chemical forces, which are the bonds. I remember मैंने सबसे पहली क्लास में आपके साथ ये डिस्कस किया था, जब मैंने कहा था ना हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे, तो बेसिक्स में आपको पता होना चाहिए कि केमिकल फोर्सेस हमने कहा था जो बॉन्ड्स हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं दो एटम्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक से दूसरे के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, वन साइडेड शेयरिंग एंड ऑल, दे आर ऑल बॉन्ड्स. लेकिन ये वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जिसको कि van der Waals ने फिजिकल फोर्सेस कहा, एंड ही सेड दे आर मच वीकर. तभी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ये बॉन्ड नहीं है, दे आर मच वीकर. एंड ये तब बनते हैं व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर ब्रॉट इन क्लोजर. अब उन्होंने ये क्या ऑब्जर्व करके कहा था बेटा? उन्होंने कुछ तो ऑब्जर्व किया होगा, ये जो उनके दिमाग में ये स्टेटमेंट आई, वो भी इन 1873. कितना पुराना वक्त है, जबकि शायद केमिस्ट्री डेवलप भी नहीं हुई थी, अल्केमी कहते थे हम उसको, अल्केमी एक सिस्टमैटिक स्टडी भी नहीं थी. तो क्या उन्होंने देखा कि लो टेम्परेचर पे आइडियल गैसेस वगैरह की बात होने लगी थी तब, और उन्होंने देखा कि लो टेम्परेचर पे आइडियल गैसेस क्या होती हैं बेटा? आइडियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, आप पढ़ चुके हैं उनको. तो आइडियल गैसेस शोड डेविएशन इन बिहेवियर. ही नोटिस कि जब टेम्परेचर लो कर दिया जाता है तो आइडियल गैसेस शोड डेविएशन ऑफ बिहेवियर. एंड इवन द नोबल गैसेस डिस्कवर हो चुकी थी. नोबल गैसेस सारी नहीं डिस्कवर हुई थी, कुछ तो 1930 में भी डिस्कवर हुई, सारी नहीं हुई थी, लेकिन जो नोबल गैसेस जिनमें की आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट था, इवन कुड बी लिक्विफाइड. एंड दिस सरप्राइज्ड हिम कि इवन नोबल गैसेस सारी, रिमेंबर, सारी नहीं डिस्कवर हुई थी,
तब तक। लेकिन जितनी भी थी एकाध, तो उन्होंने नोट किया कि जब ये कोई बॉन्ड ही नहीं बना रहे हैं आपस में, तो इन्हें गैसियस स्टेट में ही रहना चाहिए ना, और रहती भी है रूम टेम्परेचर पे। बट देन हाउ कैन दे बी लिक्विफाइड? दैट मीन्स स्टेट ऑफ मैटर इनका चेंज हो रहा है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। यानी अगर नोबल गैस एटम्स को आप पास में ले आए हो तो उनका लिक्विफाई हो रही है वो, मतलब आप उनका स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर रहे हो गैसियस से लिक्विड स्टेट में। एंड ये तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल only when some sort of attractive force develops between their atoms, when the atoms are brought closer. क्या मैंने कहा? उनके दिमाग में क्या आया कि अगर नोबल गैसेस, जो गैसेस हैं रूम टेम्परेचर पे, अगर किसी तरह से हम उनको पास लेके आते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाती हैं। इसका मतलब जब हम पास लेके आ रहे हैं तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स जो सडनली डेवलप हो गया उनके एटम्स के बीच में। तभी तो बेटा स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा, जब एटम्स पास हो जाएंगे। एटम्स दूर होते हैं तो गैसियस होते हैं, और पास होते हैं तो लिक्विड होते हैं, और भी पास होते हैं तो सॉलिड हो जाते हैं। तो गैसेस लिक्विफाई हो पाती हैं, इसका मतलब टेम्परेरली कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है बिटवीन द एटम्स व्हेन दे आर ब्रॉट क्लोजर। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या हैं? दे आर intermolecular or interatomic forces of attraction. Intermolecular forces of attraction or interatomic forces of attraction. And these forces of attraction can be between atoms and atoms. They can be between atoms and molecules. They can be between molecules and molecules. They can be between ions and atoms. And they can be between ions and molecules. I'll just repeat. मैं क्या बोल गई? फटाफट फटाफट फटाफट। तो मैं कह रही हूं कि ये दो मॉलिक्यूल्स या दो एटम्स या किस किस के बीच में हो सकते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर, है ना, दो चीजों के बीच में। दे कैन बी बिटवीन एटम्स, दे कैन बी बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एक एटम एक मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकता है व्हेन दे आर ब्रॉट टुगेदर। दिस कैन बी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, सो एटम्स एंड एटम्स, atoms and molecules, molecules and molecules, ions and atoms, ions and molecules, किसी भी बीच में हो सकता है जिनका आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं है। ions and atoms, ions and molecules, जिनमें आपस में वैसे कोई बॉन्डिंग नहीं है, बट ये अट्रैक्टिव फोर्स आ सकता है। नाउ अब ये अट्रैक्टिव फोर्स तो है, जो है ना वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये अट्रैक्टिव फोर्स तो है, बट these forces are very weak and short ranged. आप पास में लेकर आए, अट्रैक्टिव फोर्स तो है, बट दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज एक्सट्रीमली वीक एंड शॉर्ट रेंज्ड। वीक एंड शॉर्ट रेंज का मतलब क्या है? वीक और शॉर्ट रेंज मतलब जब पास में आएंगे तभी होगा ये, अगर ये दूर जाएंगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, है ना। हम भी जानते हैं, हमारे भी फ्रेंड्स के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बॉन्ड होता है एक, वो इतनी आसानी से नहीं टूटता, राइट। सो ये एक शॉर्ट रेंज है, थोड़े टाइम के लिए अट्रैक्शन है। और पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? ये इतने वीक हैं, ये इतने शॉर्ट रेंज हैं, लेकिन इसके बावजूद ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर देते हैं सब्सटेंस की। एक सब्सटेंस जो गैसियस स्टेट में होना चाहिए था वो लिक्विड स्टेट में है, और ये फोर्सेस एक्सप्लेन करते हैं क्यों। एक सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट में होना चाहिए था वो फिर सडनली सॉलिड कैसे हो गया। मोर इंपॉर्टेंट इज कि एक सब्सटेंस जो गैसियस स्टेट में था, फॉर एग्जाम्पल, वो लिक्विड स्टेट में कैसे हो गया। हमने आपको बताया था ना कि हम ऑब्जर्वेशंस को तो एक्सप्लेन करते हैं ये थियरीज बना के। तो ये आइडिया सबसे पहले जे वैन डर वाल को आया था कि कुछ तो गड़बड़ है। ये तभी गड़बड़ ये हो सकती है, तभी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम ये माने कि जब ये दो एटम्स या मॉलिक्यूल से पास आते हैं तो कहीं एक अट्रैक्शन की वजह से ये होल्ड कर लेते हैं और इसलिए ये लिक्विड स्टेट में है, राइट। तो जैसा मैंने बताया that these attractive forces exist amongst all neutral molecules. अभी मैंने बताया था ना, they exist between atoms and atoms, they exist between atoms and molecules, they exist between molecules and molecules, they can exist between ions and atoms, they can exist between ions and molecules, जिनके बीच में कोई chemical bond नहीं है। But ये सिर्फ जब आप इनको पास में लेकर आते हो, when you bring them near, then they come into existence. So
Unlike chemical forces, they have nothing to do with valence electrons. वो एक इलेक्ट्रॉन है बाहर वैलेंस शेल में, कि उनको कोई बॉन्डिंग नहीं करनी है कि वो शेयर करेंगे उस इलेक्ट्रॉन को या करेंगे. एंड दे आर ऑलमोस्ट एब्सेंट when molecules of say a gas are far apart. Suppose हम एक गैस की बात करें, so they are completely absent when the molecules दूर दूर हैं, और जब rapid kinetic motion में है, जब लगातार हिल रहे हैं वो, तो gases में these forces are absent, but they come into existence कब? When the atoms and molecules are brought nearer to each other. यानी अगर आपको एक नोबल गैस को लिक्विफाई करना है तो आप उनको पास दो तरीके से ला सकते हो एटम्स को. आइदर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, आप प्रेशर इंक्रीज करो. प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब यू आर फोर्सिबली ब्रिंगिंग द एटम्स टुगेदर, और डिक्रीज टेम्परेचर, ठंडा कर दो उसको. अल्टीमेटली आपको क्या करना है? उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना है. आप नहीं चाहते कि वो एटम्स पास आए दूर जाएं, पास आए दूर जाएं. अगर आपको स्टेट चेंज करनी है, अगर नोबल गैस को लिक्विफाई करना है, सो यू हैव टू ब्रिंग देयर एटम्स टुगेदर. दैट यू कैन डू बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम, राइट? सो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग वॉल्यूम, और आप देखते हो कि एकदम स्टेट ऑफ मैटर वुड चेंज. तो आपको बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दीज फोर्सेस. ये कैसे एग्जिस्टेंस में आते हैं, है ना? ये तो जानना जरूरी है कि ये आते कैसे हैं एग्जिस्टेंस में. और आपको यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि वंड र वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक किसी फोर्स का नाम नहीं है बेटा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. इवन दो ये जे वंड र वाल के दिमाग में ये चीज आई थी, लेकिन ये कोई एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस which are called the van der Waals forces. There are different types of forces which are called van der Waals forces. क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही बात की थी, क्योंकि सबसे पहले जे वंड र वाल ने बात की थी, तो हम इन्हें कहते हैं वंड र वाल्स फोर्सेस. लेकिन अलग अलग तरह के अट्रैक्टिव फोर्सेस जो कि अलग अलग तरह से कॉज होते हैं बिटवीन एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, उनको वंड र वाल्स फोर्सेस कहते हैं. सो लेट अस सी नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वंड र वाल्स फोर्सेस. So there are 4 types of attractive forces that come under the umbrella of van der Waals forces. इसको हम एक टिपिकल इंग्लिश में लिखने वाले इंग्लिश में कहते हैं under the aegis. Aegis मतलब under the flag, under the umbrella, right? इस umbrella के अंदर एक मेन चीज van der Waals force, उस umbrella के अंदर ये आते हैं 4 types of van der Waals forces, इनको कहते हैं. और इन फोर्सेस को अलग अलग वक्त पर अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है. जो हम अब 4 तरह के वंड र वाल्स फोर्स देखेंगे, उनको अलग अलग टाइम पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, और देन उन्हीं साइंटिस्ट का नाम इन फोर्सेस के साथ अटैच्ड भी है. सो वो इन जनरल उनको वंड र वाल्स फोर्सेस कहते हैं, लेकिन उनको जाना जाता है उन साइंटिस्ट के नाम से जिन्होंने इन चारों फोर्सेस को एक्सप्लेन किया. सो लेट अस फर्स्ट राइट दीज 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस. कौन से फोर्सेस हैं? तो अभी मैंने क्या कहा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, या इंटर एटॉमिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर आयंस और मॉलिक्यूल्स के बीच में है, या आयंस और एटम्स के बीच में है. 4 अलग अलग तरह के अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं. अट्रैक्टिव फोर्स तो एक ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से बना है ना? जैसे केमिकल बॉन्ड्स हैं, आयनिक बॉन्ड अलग तरीके से एग्जिस्टेंस में आया है, कोवलेंट बॉन्ड अलग. सिमिलरली ये हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन 4 अलग अलग रीजंस की वजह से ये होते हैं, एग्जिस्टेंस में आते हैं. 4 अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको एक्सप्लेन किया था अलग अलग वक्त में, और इसीलिए चारों फोर्सेस का नाम उन साइंटिस्ट के नाम पे है. Now the first type of the van der Waals force is the dipole-dipole interaction. इनको अब हम एक एक करके
सबको समझेंगे. So the dipole interaction. The second one, the ion dipole interaction. अब हम इनको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस वजह से आते हैं. The third one, dipole induced dipole interaction. And the fourth one, the instantaneous dipole induced dipole interaction. So dipole interaction, ion dipole interaction, dipole induced dipole interaction, and instantaneous dipole induced dipole interaction. Once you understand the meaning of all these terms, I think let me get my whiteboard as well. I think मैं बीच में मैं एक मिनट में whiteboard connect कर रही हूँ because कभी मेरे को कभी ना थोड़ा सा ज़्यादा समझाने का मन कर जाता है. मैं देखती हूँ कब समझाती हूँ. So I've connected my whiteboard. Okay. So ये चार तरह के हैं. So let us see them one by one. और अगर मुझे लगेगा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो I'll move on whiteboard. Otherwise हम continue करेंगे इसी पे. So starting with the first one, the dipole interaction. I am sure समझने की कोशिश करोगे आप अगर ध्यान से तो समझ में आ जाएगा. So this is the first van der Waals force of attraction, and this was first talked of by Keesom. Basically ये लोग सब physicists थे बेटा. They were from physics. Physicists थे, ये chemist नहीं थे. And this Keesom talked of it in 1912. उन्होंने इस force को van der Waals force of attraction कहा था. इन्होंने पहली बार इसकी बात की थी. And this is the strongest of all the types of van der Waals forces. Keesom force जो है ना strongest है van der Waals forces में से. और कभी कभी इसको van der Waals forces की कैटेगरी में डाला नहीं जाता. कभी कभी ये लगता है, लेकिन फिर वो क्या है कि ये एक टाइप के मॉलिक्यूल में अभी हम डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसको हमने मॉलिक्यूल को अलग निकाल दिया है और बाकी को हम इस कैटेगरी में डाल देते हैं. तो ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है. जहां ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया ना, ये डाइपोल इंटरेक्शन जिस जगह बहुत स्ट्रांग है, अभी मैं बात करूंगी इसकी, उसको हमने अब अलग ही नाम दे दिया है और बाकी को हमने डाइपोल इंटरेक्शन में डाल दिया है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Exactly, you got the point. Right on the dot. हाइड्रोजन के साथ जब वहां डाइपोल इंटरेक्शन हो जाता है ना, तो वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसको हमने फिर उठा के बॉन्ड कैटेगरी में डाल दिया है. लेकिन डाइपोल इंटरेक्शंस बाकी जगह है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, वो फिर डाइपोल इंटरेक्शन, वो van der Waals forces हैं. You have hit it right on the dot. So let us see. Let's move ahead तो और समझ में आएगा. So they are found in polar molecules having permanent dipole moment. So polar molecules में exist करते हैं ये polar molecules जिनमें permanent dipole moment होता है, जिसमें charge separation है उन पर. Right? You understand the meaning of polar molecules. जिसमें एक electronegative atom ज्यादा है तो shared pair उसके साथ रहते हैं. और एक example अगर हम लें polar molecule का तो वो है HCl. परमानेंट डाइपोल मोमेंट है ना HCl के ऊपर. So when the polar molecules are brought in together, जैसे HCl है या और भी कोई एग्जांपल आप ले लो. मैं HF और NH3 और वो तो नहीं कहूंगी क्योंकि वो तो फिर हमने उसको बॉन्ड कैटेगरी में डाल दिया. वहां ये है यही डाइपोल इंटरेक्शन, यही एग्जैक्टली सेम डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन ये इतना स्ट्रांग है कि इसको हम अलग ही बॉन्ड. तो जब इन मॉलिक्यूल्स को वी ब्रिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया, व्हेन वी ब्रिंग देम टुगेदर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तो क्या होता है बेटा, दे ओरिएंट देमसेल्व्स इन सच अ वे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड को, जैसे हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखा था, बिल्कुल वैसे जैसे पॉजिटिव एंड. चलिए आपको डायग्राम से दिखाते हैं. लाइक दिस.
तो ये इस तरह से आ जाता है जैसे आपने HF में देखी थी ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में देखी थी, कि जो नेगेटिव डाइपोल है दोनों ही परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है इनके ऊपर, ऐसे ही रहते हैं वो। तो क्या होगा जब ऐसे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे आते हैं तो द नेगेटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। सो जो नेगेटिव एंड है दिस अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव एंड। और आप देख रहे हो ये कोई ऐसा बॉन्ड तो है नहीं, ये कोई परमानेंट चार्जेस तो है नहीं, अगर आप इसको दूर ले जाओगे तो ये अट्रैक्शन टूट जाएगा, तो पार्शियल चार्जेस ही तो हैं। इवन दो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है नेचर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं, ये तो माइनर चार्जेस हैं, डेल्टा चार्जेस हैं, लेकिन ये इतने भी कम नहीं है कि अट्रैक्ट ना कर सकें एक दूसरे को, अगर पास आ जाएं तो, अगर पास आ जाएं तो इतने भी कम नहीं है कि अट्रैक्ट ना कर सकें। सो परमानेंट डाइपोल मॉलिक्यूल्स जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है वो ऐसे पास में आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसको और एक्सप्लेन करते हैं। तो ये मैंने कहा किसी भी पोलर मॉलिक्यूल में हो सकते हैं, और इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एसोसिएट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं। और एसोसिएशन से क्या होता है? एसोसिएशन से क्या होता है? फिजिकल स्टेट चेंज होने लगती है सब्सटेंस की। अगर आप इफ दीज मॉलिक्यूल्स पास आने लगे, हल्का चाहे अट्रैक्टिव फोर्स ही क्यों ना उनके बीच में, तो इससे फिजिकल स्टेट चेंज होने लगती है मॉलिक्यूल की। और क्या होता है जब ज्यादा पास आ जाते हैं तो यू नीड मोर एनर्जी नाउ ना टू सेपरेट देम, है ना। अब हल्का सा अट्रैक्शन हो गया तो उस अट्रैक्शन को तोड़ना भी तो पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ा के। तो अगर फिजिकल स्टेट चेंज आती है, गैस से लिक्विड हो जाती है, लिक्विड से सॉलिड हो जाती है, तो नेचुरली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे इनके। ये चाहे वो एक कमी है पर तोड़ना तो पड़ेगा। इसीलिए मैंने लिखा है हायर देन एक्सपेक्टेड। हायर का मतलब कितना हायर? अगर आप कुछ डिग्री सोच रहे थे तो उससे ज्यादा उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और हम इन फोर्सेस की जिनकी बात करें ना, कीसम फोर्सेस की, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की, नाउ इंटेंसिटी ऑफ दीज फोर्सेस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बेटा ये फोर्सेस तो तभी आते हैं जब आपने इनका प्रेशर इंक्रीज किया मॉलिक्यूल्स को लाने के लिए, या टेम्परेचर डिक्रीज किया। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनके बीच फिर ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लगेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ये दूर दूर जाने लगेंगे, और दूर दूर जाने की वजह से फिर ऑब्वियसली इनका अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इनका दूर दूर जाने लगेंगे, तो फिर अट्रैक्शन इनका कम होने लगेगा। तो जैसा आपके फ्रेंड ने बिल्कुल राइट जगह पे, बुल्सआई पे हिट किया था, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और फिर क्या है ना कि वंडर वॉल्स फोर्सेस को हम वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस कहते हैं बेटा। और हाइड्रोजन बॉन्ड तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने तो आपका गैसियस वाटर को लिक्विड में बना के रखा हुआ है, लिक्विड को। और हमारा प्लैनेट देखो कितना यूनिक है कि यहाँ वाटर जो है तीनों फॉर्म्स में को एग्जिस्ट करता है। हमारे पास स्टीम भी है, हमारे पास वाटर वेपर्स भी हैं, उन्हीं से तो क्लाउड्स बनते हैं। वाटर वेपर्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, और हमारे पास लिक्विड वाटर है, और हमारे पास सॉलिड वाटर है। अब यहाँ मेरे को थोड़ा सा गप्पे मारने का आपसे मन कर रहा है, तो मैं 2 मिनट के लिए आपका टाइम वेस्ट कर देती हूँ कि हमारा जो प्लैनेट है ना, बड़ा कोइंसिडेंस है। अभी तो हम कोइंसिडेंस ही कहते हैं इसको, कि आवर प्लैनेट इज एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम सन बेटा। इट इज एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम सन, ना इतना गर्म कि पानी उड़ जाए, और ना इतना ठंडा कि हर चीज बर्फ में बन जाए। So it is the right distance from sun. Next important point, it's a coincidence that it has the right mass. इसका जो weight है ना अर्थ का, ये बिल्कुल सही है to hold on to the atmosphere.
हमारी जो ग्रेविटी है उस वजह से, ग्रेविटी इज जस्ट राइट टू होल्ड ऑन टू द एटमॉस्फेयर। अगर हमारे एटमॉस्फेयर को ग्रेविटी पकड़ ना पाए तो सारा खत्म हो जाएगा, एटमॉस्फेयर, लाइफ खत्म हो जाएगी। और पता है एटमॉस्फेयर क्या करता है? एटमॉस्फेयर क्या करता है? वाटर वेपर्स हवा में जाते हैं और वापस कंडेंस हो जाते हैं। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इतना परफेक्ट है, नहीं तो वाटर वेपर्स उड़ना जाए सारा, वाटर वेपर्स तो अर्थ से निकल जाएंगे, सारा पानी उड़ जाएगा अर्थ से। ये एटमॉस्फेयर ही है जो कि एक ब्लैंकेट की तरह हमारे ऊपर काम करता है ना। इसकी वजह से वाटर वेपर्स जो हैं वो जब स्टीम बन के ऊपर उठते हैं तो ये कंडेंस होके सारे नीचे आ जाते हैं। इट्स ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर, ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर, अ कोइंसिडेंस ऑफ नेचर। एंड एटमॉस्फेयर क्या करता है बेटा? कोई भी ऊपर से तो बम्बार्डमेंट होता रहता है, हमारा बम्बार्डमेंट होता रहता है, और उसको एटमॉस्फेयर हम उनको रिफ्लेक्ट करता है, छोटे छोटे चीज़ों को। मीटियोराइट्स आते हैं ना, उनको जला देता है जब तक कि कोई बहुत बड़ा ही ना आ जाए कि हमारा एटमॉस्फेयर झेल ही ना सके। छोटी छोटी बम्बार्डिंग मून पे, मार्स पे, वीनस पे, सब पे होती है, हमारा एटमॉस्फेयर उनको जला देता है। हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वो हमें बाहर जाने तो देता है एटमॉस्फेयर से, वापस अंदर नहीं आने देता। आपको याद होगा कल्पना चावला का, द एयरक्राफ्ट और द रॉकेट वेंट अप, बट उसमें क्योंकि एक टाइल में गड़बड़ थी इसलिए वापस आते समय पूरा फ्रिक्शन देता है, अंदर नहीं आने देता किसी को हमारे प्लैनेट पे। तो वो बहुत ज्यादा कवरिंग चाहिए, और उसमें गड़बड़ थी तो वो निकल तो गया एटमॉस्फेयर से, लेकिन जब वापस कल्पना चावला ने अंदर आने की कोशिश की तो इट बर्स्ट, क्योंकि वहां पे एक फिजिकल डिफॉर्मिटी थी, उसके ऊपर एक टाइल में गड़बड़ थी। सो एन एक्सेलेंट प्लेस, वी हैव द राइट अमाउंट ऑफ लिक्विड आयरन, जिसकी वजह से हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि जो सन से जो आयनाइज पार्टिकल्स आते हैं वो उसको रिफ्लेक्ट करता रहता है, वरना खत्म हो जाते हैं हम। हमारे एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटोस्फीयर है जहाँ ओजोन लेयर है, जो यूवी रेडिएशंस को हमारे पास नहीं आने देती, वरना हमारी स्किन जल के खत्म हो जाती। तो जस्ट वांटेड, मैं ऐसी कहानियां बहुत सुनाती हूँ क्लास में, बट अनफॉर्चुनेटली आप मेरे सामने हो नहीं। बट पता नहीं क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हुई तो आई थॉट लेट मी डिस्कस विद यू फॉर अ मिनट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आर लकी टू हैव अ प्लैनेट वेयर वाटर इज एग्जिस्ट्स इन ऑल द 3 स्टेट्स। सो हाइड्रोजन बॉन्ड से आगे बढ़ते हैं। आप, हम बात कर रहे थे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। तो जैसे मैंने कहा HCl है ना। अब ये या तो आप इसको बहुत वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह लीजिए, बट एक्चुअली हम इसको कीसम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। दिस इज अ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन comes under van der Waals force of attraction. हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेनली हम मानते हैं HF में, वाटर में और अमोनिया में, और क्योंकि बहुत स्ट्रांग होती है तो हमने उसको हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर रख दिया, और इसको हमने कहा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सो HCl में हम क्या कहते हैं? आइदर वी से इट्स अ वेरी वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और it's a dipole dipole interaction. So let me move ahead. So ये एक next one, have you understood this? ये जो है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl ही क्यों, मेरे को एक और मॉलिक्यूल ध्यान में आ रहा है, NF3 लिखिए, NF3। तो ये किसी भी पोलर मॉलिक्यूल में हो सकता है। NF3 लिखिए ना। नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जल्दी से बताओ, नाइट्रोजन या फ्लोरीन? फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्जेस लगाओ। NF3 लिखो, ये एंगुलर स्ट्रक्चर है बेटा, एंगुलर स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन ऊपर और 3 फ्लोराइड्स नीचे, एंगुलर स्ट्रक्चर है अमोनिया की तरह। NF3 का स्ट्रक्चर अमोनिया की तरह है, नाइट्रोजन ऊपर और 120 डिग्रीज पे 3 फ्लोरीन्स। पुट डेल्टा नेगेटिव ऑन फ्लोरीन। 190 पर नहीं होंगे? हाँ जी बेटा, मैम 120 डिग्री पे नहीं होंगे एक लोन पेयर भी? जिस भी डिग्री पे है, जस्ट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। मैं इस समय आपको हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी नहीं पढ़ा रही हूँ। Try to understand what I am saying, that is it, because मैं draw नहीं कर रही हूँ, so I'm just trying to explain the structure is like ammonia. That doesn't mean I'm trying to say that NF3 में ammonia का bond angle होता है. I'm not discussing valence shell electron pair repulsion theory, just to give you an idea beta. So fluorine gets a partial negative charge, nitrogen gets a partial positive charge.
So this you'll have to keep in mind बेटा, जब मैं कोई इस तरह का एग्जाम्पल दे रही हूँ तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे बॉन्ड एंगल इतना डिग्री नहीं है और इतना डिग्री. I'm just trying to explain. I'm discussing van der Waals force at the moment. My complete attention is on van der Waals force of attraction. So what I'm trying to say कि किसी भी तरह के polar molecules में हो सकता है, सिर्फ उसमें permanent dipole moment चाहिए. This is what I said. So now let us see the next van der Waals force of attraction and its origin. So the next van der Waals force of attraction is the ion dipole interaction. Ion dipole interaction. Now let us see now what are these interactions. So these are the forces of attraction between ions and polar molecules. Ions and polar molecules के बीच में है ये forces of attraction. कैसे होते हैं? Polar molecules, यहाँ example लिया है मैंने water का. And ions, एक negatively charged ion है, एक positively charged ion है. एक negatively charged ion है, एक positively charged ion है. And these are the forces of attraction between ions and polar molecules. Now, one of you, please tell me, कभी पहले सुना इनके बारे में? Please tell me, one of you. Have you ever heard of these forces before? Solvation energy में? Exactly. You are perfectly correct. Perfect. These interactions हमने discuss किए थे when we discussed the dissolution of ionic substances in water. इन्हीं forces की वजह से हम explain कर पाए थे कि ionic salts water में क्यों dissolve होते हैं. And they are also sufficiently strong forces of attraction. आज के टाइम में जब मैं आपसे 21st century में बात कर रही हूँ तो फैक्ट ये है कि पहली दो को हम बहुत रिलक्टेंटली van der Waals कैटेगरी के अंडर में रखते हैं. हमें लगता है कि ये तो sufficiently strong चीजें हैं, इनको van der Waals forces के अंडर में स्टडी नहीं किया जाना चाहिए. But this is what your books write, so this is what I am teaching you. Actually में ये इतने हल्की चीजें नहीं है. They are sufficiently strong. They are sufficiently strong forces of attraction. After all, they are responsible for dissolution of ionic substances in water. But ये तो मेरा अपना view है ना. You will study them under van der Waals forces of attraction. So these are the forces between ions and molecules having permanent dipole moment. I'm constantly using the word permanent dipole moment. So the attractive force between ions and molecules having permanent dipole moment. So these forces of attraction are used to explain why and how ionic substances dissolve in water. Now I'm not discussing hydration energy and lattice energy at this stage because मेरा ध्यान यहाँ पर है and I may give a side statement. So let us move on to the third type of attractive force, and this is dipole induced dipole interaction. अब ये जो आगे के हम दो describe कर रहे हैं ना, they are definitely put under the category. They should be definitely put under the category of dipole induced. कोई कुछ पूछ रहा था बेटा? तो मैं आगे बढ़ रही. So this third type of force,
dipole induced dipole interaction. So yet a different scientist talked about it. फिर मैंने कहा तो हर चीज को एक अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था. So this kind of a attraction, this happened in 1920. Debye. Debye is a well-known name in the world of physics. Debye, well-known physicist. उन्होंने 1920 में इन अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात की थी. ऑब्वियसली हर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन को ही एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. कुछ ऑब्जर्वेशंस आपके सामने हैं और आप उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करते हो. इन्होंने भी यही किया था. डिबाई वाज अ वेरी वेरी वेल, आपको पता ही है, यूनिट्स में इनका नाम दिया जाता है, इनको क्रेडिट दी जाती है उसके लिए. तो डिबाई ने इनकी बात की थी. तो देखते हैं अब ये क्या है. तो ये मैंने ए और बी लिखा है आपको समझाने के लिए. मैंने ए और बी आपको समझाने के लिए लिया है कि ये जो फोर्सेस हैं ये देखे गए हैं इन अ मिक्सचर containing polar molecules and non-polar molecules. यानी ये वहां एग्जिस्टेंस में आते हैं जहां पर, मैं अभी सिर्फ दो एटम्स की, दो मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ. ऑब्वियसली देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैं दो की बात कर रही हूँ समझाने के लिए. तो एक मिक्सचर है जहां पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जहां पे परमानेंट डाइपोल है उन मॉलिक्यूल्स में, और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जहां कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है. ये जो मॉलिक्यूल है प्योरली कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो बिल्कुल बीच में है. सो मिक्सचर कंटेनिंग पोलर एंड नॉन पोलर. अब अगर आपको इससे समझ में आ रहा है तो जो पोलर मॉलिक्यूल है उसमें एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है. ये जो पोलर मॉलिक्यूल है, आई एम सॉरी, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है. पोलर मॉलिक्यूल का मतलब परमानेंट चार्ज सेपरेशन है. जैसे HCl है, HF है, HCl है, NF3 है, परमानेंट चार्ज सेपरेशन है. और ये है आपका एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो बिल्कुल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है. जो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है यानी जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स, द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is spending more time at one end, that one end gets partial negative charge. Now what happens? ये जो पॉजिटिव एंड है मॉलिक्यूल का, this attracts electron cloud of B. जब ये A और B पास आ जाते हैं तो ये जो पॉजिटिव एंड है ये पुल करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का. अब ऑब्वियस बात है कि ये तभी पुल करेगा ना जब ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, जब ये लूजली बाउंड होंगे, या जब इसकी पोलराइजेबिलिटी हाई होगी. अब आप फाजान्स रूल पढ़ चुके हो, आपको पता है कि पोलराइजेबिलिटी क्या है, पोलराइजिंग पावर क्या है. पोलराइजिंग पावर इज द स्ट्रेंथ ऑफ एन एटम टू pull the electron towards itself, strength of the nucleus, that's polarizing power. तो कैटायन की polarizing power की हम बात करते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि कैटायन के पास polarizability नहीं है, पर कैटायन के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा टाइटली हेल्ड हैं तो पोलराइजेबिलिटी नेग्लिजिबल होती है कैटायन की. तो अब ये B जो है, दिस इज लार्ज मॉलिक्यूल और इट मे बी लार्ज एनायन हैविंग लार्ज पोलराइजेबिलिटी. सो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दिस गेट्स डिफॉर्म्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. तो ये जो पॉजिटिव एंड है, दिस स्टार्ट्स पुलिंग द लूज इलेक्ट्रॉन क्लाउड. बड़ा है ना, न्यूक्लियस से दूर है आउटर इलेक्ट्रॉन्स. तो ये, और अब क्या हुआ, नाउ B इज ऑल्सो पोलराइज्ड. और ये नेचुरल नहीं था, ये इंड्यूस किया गया उसके ऊपर. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शंस.
अब इसने ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर डेवलप कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ अपनी तरफ इलोंगेट कर दिया। तो ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, एक लार्ज या तो एनायन था ये या लार्ज मॉलिक्यूल था जिसके outermost electrons were more loosely bound to nucleus. This positive charge has attracted this loose electron cloud, अपनी तरफ pull कर लिया इसने negative charge को, and a bond developed temporarily when these were brought in together. So A has now polarized B. So this is not natural. B के ऊपर जो dipole है, that is not natural, that is induced. So this kind of an interaction is called dipole induced dipole interaction. अब जो मैं आपको next picture दिखा रही हूँ, उसमें ये A और B मुझे रिवर्स करने पड़े क्योंकि ये मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, ये मैंने बुक से लिया है। तो वहां यहां मैंने राइट में ए दिखाया है, उस डायग्राम में लेफ्ट में मैं ए दिखाऊंगी। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। सो आई हैव रिवर्स्ड इट। So that is what I got from the books. तो आप ये देखना, सिर्फ मैंने इसको उल्टा किया है। अब ये जो ए मॉलिक्यूल था, उसने इसके ऊपर डाइपोल इंड्यूस कर दिया। ये उल्टी तरह से मैंने दिखाया। जो नेगेटिव चार्ज था ना यहाँ, इसने नेगेटिव चार्ज को पुश कर दिया दूसरी तरफ। या आप ये कह लीजिए कि ये जो इस बी को इसने इंड्यूस कर दिया, ये डाइपोल मोमेंट। ये ऐसा नहीं था, इस नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज ने इसको रिपेल कर दिया। दिस इज अनदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। दिस इज अनदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट दैट द नेगेटिव चार्ज, जो लूज नेगेटिव क्लाउड था, उसको दूसरी तरफ उसने पुश कर दिया और खुद उसके पॉजिटिव सेंटर के साथ एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लिया। सो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। So this is actually called Debye forces. ये इतने मिलते जुलते हैं ना बेटा कि आप दोबारा जब पढ़ेंगे तो things will be clear. दोबारा पढ़िएगा इनको क्लास में, तो we can go endlessly on it. लेकिन I'm sure when you read them again and compare all of them, you will understand कि ये है क्या, कैसे बन रहे हैं, किसको कौन पुश कर रहा है। सो नेगेटिव चार्ज भी नेगेटिव को रिपेल कर सकता है, या ये हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज उसको दूसरी तरफ रिपेल कर दे, या हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज पुल कर ले। ये आपको हल्का सा कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि ये ए और बी रिवर्स हो गया। यहाँ पे ये जो ए है, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एक तरफ जो था डेल्टा नेगेटिव, इसने दूसरे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी तरफ पुश कर दिया। कैन आई मूव अहेड? ये लिख लिया आपने? यस यस मैम। ओके, तो मैं अभी इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। अब एक ये क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर में से कि आयोडीन जो है, इट्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि दो आयोडीन एटम्स से बना है ये मॉलिक्यूल। दोनों आयोडीन एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक जैसी है, इसलिए the shared pair of electron is in the center. So the shared pair of electron is in the center because dono iodine has the same electron negativity. This is a pure covalent compound. बिल्कुल non-polar compound है iodine, right? और क्योंकि non-polar है, covalent है, इसलिए it has negligible solubility in water. Negligible solubility. अब हमें तो लैब में iodine का solution चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है? सब जगह चाहिए होता है आयोडीन का सॉल्यूशन, और हम चाहते हैं कि ये जो आई मॉलिक्यूल है, आयोडीन एटम है, ये सॉल्यूशन में जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? वी ऐड क्रिस्टल ऑफ KI,
अब ये क्रिस्टल तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है, 100 ml फ्लास्क में बना रहे हैं तो एक क्रिस्टल, और 10 लीटर की बॉटल में बना रहे हैं तो ज्यादा, ये तो ऑब्वियस है ना? So I have written a crystal. That doesn't mean कि मेरे को ये नहीं पता कि वो क्रिस्टल, एक क्रिस्टल नहीं जाएगा, वो मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, 10 मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ. So you add a crystal of Ki to it. हम हमेशा जब लैब में आयोडीन सोल्यूशन बनाते हैं तो हम क्रिस्टल उसमें डालते हैं, और इसके डालने से क्या हो जाता है? दिस इज द रिएक्शन. दिस इज द रिएक्शन. K प्लस I3 माइनस, अब आ गया ना वो एनायन आ गया ना वहां पे, तो अब ये डिसॉल्व हो जाएगा जैसे आपने डिसोल्यूशन प्रोसेस पढ़ा है. हाइड्रेशन एनर्जी आ जाएगी कैटायंस के आसपास, कैटायन और एनायन के आसपास. So the moment you add Ki, Ki3 is formed, which is K plus and I3 minus, and now iodine goes into the solution. Now the next question is, हुआ क्या? आयोडीन आयोडाइड के साथ कैसे कंबाइन की टू गिव I3 माइनस? तो अब मुझे लग रहा है मुझे व्हाइट बोर्ड पे जाना चाहिए, उसके बिना शायद मैं बोलने से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, सो जस्ट गिव मी अ मिनट टू go to the whiteboard. So I'll go to the whiteboard. ओहो, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. आई डोंट नो व्हाई दिस डजंट गेट इरेज्ड. आई थॉट कि जब मैं अपना ये निकालती हूँ तो ये मुझे हटाना ही पड़ेगा, पर ये अगला वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो मैं इसको दोबारा लिखूंगी या मैं दोबारा बताऊंगी. मुझे अब ये धीरे धीरे हट रहा है. ये मैंने आपको किसी टाइम बताया था. दिस इज द नेक्स्ट वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, सो नाउ हम बात कर रहे थे कि आयोडीन कैसे डिसॉल्व होगा. सो आयोडीन मॉलिक्यूल है, दिस इज द आयोडीन मॉलिक्यूल. हम चाहते हैं कि वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी को हम बढ़ा दें, तो इसमें हमने डाला Ki, हमने इसके अंदर डाला Ki. नाउ जब हमने वाटर में I2 मॉलिक्यूल डाला और Ki डाला, I2 ने डिसॉल्व नहीं किया, पर मॉलिक्यूल तो ऐसा था ना वाटर में पड़ा हुआ, तो आयोडीन को अप्रोच किया आयोडाइड ने. अब ये अप्रोच किया का स्पेशली अप्रोच किया नहीं है, ये है क्योंकि सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही मॉलिक्यूल्स पास आए दूर गए, पास आए दूर गए. तो जैसे ही आयोडाइड मॉलिक्यूल आयोडीन के पास आया, जैसे ही आयोडाइड आयन के पास आया, ये आयोडाइड आयन, ये आयोडाइड आयन, और ये रहा आपका आयोडीन मॉलिक्यूल, ये रहा आपका I2 molecule, और this has no dipole moment. पोलर नहीं है, नॉन पोलर है, कोई पोलैरिटी नहीं है इसके ऊपर. नाउ बिकॉज ऑफ रिपल्शंस बिटवीन द नेगेटिव चार्जेस, ये भी बहुत ज्यादा बड़ा है ना, तो ये बहुत बड़ा आयन है. एक तो नेगेटिव चार्ज है, वैसे ही लूजली बाउंड है, प्लस आयोडाइड है भी बहुत बड़ा साइज में, तो लूज इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसके लूज इलेक्ट्रॉन्स ने ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, इनको और इस आयोडीन के पास पुल किया, बिल्कुल जो पिछला डायग्राम मैंने बनाया था. सो बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द नेगेटिव चार्जेस, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स दिस आयोडीन.
in I2, which is away from iodide. बिल्कुल पिछला वाला डायग्राम देखो जो आपने ड्रॉ किया, ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज ने, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में था, इसको उस आयोडीन की तरफ पुश कर दिया, विच इज अवे फ्रॉम I माइनस. तो ये नेगेटिव चार्ज रिपल्शन के साथ ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है अब इस आयोडीन के पास आ गया, एंड अ डाइपोल इज इंड्यूस्ड ऑन I2. सो अ डाइपोल इज इंड्यूस्ड ऑन I2. तो क्या हो गया, ये हो गया, ये आयोडाइड तो था ही, एंड नाउ अ डाइपोल इज इंड्यूस्ड ऑन I2 molecule. एंड ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायग्राम देखो जो पिछला मैंने बनाया हुआ था. So this is called dipole induced dipole interaction. And because of dipole induced dipole interaction, iodine gets attached to I minus of Ki and dissolves. अब नेगेटिव चार्ज आ गया ना I3 माइनस के ऊपर, नेगेटिव चार्ज आ गया, ये this dissolves, हाइड्रेशन हो जाता है इसका. So this is how we explain कि हम एक crystal of Ki डालने से कैसे इसका solution करते हैं. And this is because of induced dipole क्या मैं बोल रही हूँ, induced dipole induced, because of dipole induced dipole, क्या बोलो ना, मैं क्या बोल रही हूँ, जल्दी बोलो. Ion induced dipole. Yes, dipole induced dipole interaction. So this is because of that. So just as shown on the diagram on the previous slide, that instead of iodide minus एक वहाँ molecule भी हो सकता था, जैसे उसमें मैंने molecule दिखाया. So there could be a molecule with permanent dipole moment, right? So dissolution of iodine in water is because of dipole induced dipole interaction. Now I will quickly move to the last of the attractive force, between chemical species which come into existence and which come under the category of, or under the flag of, or under the aegis of van der Waals forces, and that is instantaneous dipole induced dipole interaction. Instantaneous dipole induced dipole interaction. Now, these are commonly called London forces. Commonly called London forces. You have heard of this person before. आकांक्षा मैम से भी सुना होगा, मुझसे तो सुना ही है. मुझे एक कहानी भी सुनानी थी आपको, और थोड़ी सी सुनाई भी थी कि हिटलर और लंदन ने ये शुरू किया था, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. कहानी ये हिटलर और लंदन ने ही शुरू की थी. ये इज द सेम लंदन. और मैंने आपको बताया था कि बीच में पॉलिंग ने कितना बढ़िया चीज डाल दी कि नोबेल प्राइज पॉलिंग को मिला. सारा क्रेडिट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पॉलिंग को मिला. लेकिन इनिशियल काम हिटलर और लंदन का था, लेकिन यहां पर लंदन गॉट द क्रेडिट. उन्होंने जब इन फोर्सेस की बात की 1930 में, तो इन फोर्सेस का क्रेडिट उन्हें दिया जाता है. और ये तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल आपने देखा ना, मैं ही फ्लेवर कर जाती हैं इनमें. तो हम इनको याद रखते हैं लंदन फोर्सेस. वेरी इजी फॉर अस टू रिमेंबर लंदन फोर्सेस. तो इनका क्रेडिट लंदन फोर्सेस को इनका दिया. नाउ आगे बढ़ते हैं. सो वी नो दैट नोबल गैसेस कैन नॉट एंड डू नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ बॉन्ड, है ना. नोबल गैसेस एटम्स जो हैं वो ना बना सकते हैं ना बनाते हैं किसी भी तरह का कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड. एंड आई नो नाउ कमेंट वुड कम की पर वो बनाते तो हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ. जेनॉन के कंपाउंड्स हैं, है ना. मैं उन कंपाउंड्स की बात नहीं कर रही हूँ.
यस वो बनाते हैं, और उसका रीजन भी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स के साथ क्यों बनाते हैं, ये सब आप पढ़ चुके होंगे बॉन्डिंग में, कि व्हाई ओनली हेवी नोबल गैसेस मेक एंड व्हाई ओनली विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया होगा अब तक। सो दैट्स अनदर स्टोरी। पर हम बात कर रहे हैं नोबल गैसेस के एटम्स के बीच में जो आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। हम उन फोर्सेस की बात कर रहे हैं नोबल गैसेस के जो आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। जब मैं कोवलेंट और आयोनिक बॉन्ड की बात कर रही हूँ तो मैं नोबल गैसेस के एटम्स के बीच की बात कर रही हूँ, कि आयोडीन की तरह वो I2 नहीं बनाते हैं, वो दो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, और इसीलिए दे आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज उनका कोई इंटरेक्शन नहीं है एक दूसरे से, दे स्टे आइसोलेटेड। बट 1930 में फ्रेंड्स लंदन, इन्होंने नोट किया दैट व्हेन नोबल गैस मॉलिक्यूल्स आर ब्रॉट नियरर, जब नोबल गैस मॉलिक्यूल्स को पास में लाया गया, जो अभी मैं बात कर रही थी थोड़ी देर पहले आपसे, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर दे कुड बी लिक्विफाइड। मैं अभी आपसे यही बात कर रही थी, दैट दे कुड बी लिक्विफाइड। Now these forces of attraction between noble gases atom, इन्होंने लंदन का वहीं से दिमाग में आया था। Now these forces of attraction between noble gases atom, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी देखा गया है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे O2, H2, Cl2, N2. So this force of attraction which brings these non-polar molecules together or their atoms together, non-polar or their atoms together, तो ये non-polar molecules में भी हो सकता है, ये नोबल गैस एटम्स में भी हो सकता है। सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नोबल गैस एटम्स एंड अदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का मैंने एग्जांपल आपको दिया, O2 हो सकता है, H2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, N2 हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, एंड दिस कैन ब्रिंग देम टुगेदर। वीकेस्ट हैं ये सारे वंडरवॉल्स फोर्सेस में, these are weakest, but they can change the state of matter, they can change the state of matter। ये gaseous से liquid state में ला सकते हैं substance को, liquid से solid state में ला सकते हैं। So they are known as London forces, they are the weakest of all van der Waals forces, but surely are responsible for condensation of even noble gases। उन noble gases को भी पास ला के weak force of attraction create करा सकते हैं जिनमें की कोई force of attraction है ही नहीं, chemical bond बन ही नहीं सकता उनके बीच में, उनको भी ये लिक्विफाई करा सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर उनका भी ये चेंज करा सकते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज अबाउट लंदन फोर्सेस, जो कि आपको क्वेश्चन करते समय दिमाग में यही रखनी पड़ेगी, और यही मैं रिपीट करती आई हूँ कम से कम 4 बार, तो मुझे याद है मैंने थ्रू आउट दिस सेमेस्टर रिपीट की है, एंड दैट इज दिस। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही कि जितना बड़ा एटम, बिगर इज द एटम or bigger is the molecule, more is the number of electrons on it, more would those outer electrons be loosely bound, and stronger would be the London force of attraction। जितना बड़ा एटम, जितना बड़ा मॉलिक्यूल, उतना ही ज्यादा लूज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उतना ही दूर होंगे ना उसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पुल से। सो बिगर इज द मॉलिक्यूल, stronger is the London force of attraction between them। London forces of attraction बहुत ज्यादा होते हैं अगर एटम बड़ा हो। Now let us see how these attractive forces come into picture when atoms of noble gases or non-polar atoms are brought in together। अब देखते हैं पिक्चर में कैसे आता है, फिर सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए कैसे एग्जिस्टेंस में आते हैं।
सो एक एटम है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। सो बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से पॉजिटिव सेंटर इज सराउंडेड बाय नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कहीं कोई डिफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि एक एटम है या एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। एक हीलियम एटम का एग्जांपल मुझे मिला तो मैंने इसको ले लिया। यहां पे एक मॉलिक्यूल भी हो सकता था। सो मैंने एग्जांपल लिया एक एटम का। तो आप जानते ही हो कि अब जो थ्योरीज हैं, वो थ्योरी ये तो नहीं है ना कि एक इलेक्ट्रॉन वहां बैठा हुआ है, स्टैटिक है। अब थ्योरी ये है कि ये जो है ये स्टैटिक नहीं है, बट कीप्स ऑन मूविंग और ऑसिलेटिंग और फ्लक्चुएटिंग, जो भी आपका मन कर रहा है यूज करने का टर्म। एंड बिगर इज दिस एटम, मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब प्लीज डोंट टेल मी कि ये तो हीलियम एटम है, ये तो बहुत छोटा है, तो इसमें फ्लक्चुएशन कैसा है। जस्ट टू टेक एन एग्जाम्पल। मुझे अगर और बड़े नोबल गैस का फोटो मिल गया होता तो मैं वही लिखती यहाँ पे। मुझे ये मिला तो मैंने ये डाल दिया। But what I am only trying to say is कि this electron cloud is loose. I am not saying कि helium में ये loose है। Helium बहुत छोटा है। Obviously helium में ये force of attraction सबसे कम होगा। मैंने तो पहले ही कहा है कि ये force of attraction is maximum in bigger atoms. So helium I have written because this is a picture I got from there and I am trying to explain it to you कि ये बात मैं बड़े atoms की कर रही हूँ। और फिर ये जो ऑसिलेट कर रहा है, एक टेम्परेरी स्टेज वो आएगी जब ये सारा इलेक्ट्रॉन हिल रहा है ना। न्यूक्लियस तो वहीं सेंटर में है। द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लक्चुएटिंग, द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑसिलेटिंग, द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। सो एक फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड एक स्टेज ये आएगी जब सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड वुड बी ऑन वन साइड। And if all electrons are on one side, then an instantaneous dipole would be created temporarily. And instantaneous dipole would be created temporarily. भाई सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ हो जाएंगे तो फिर उसके ऊपर एकदम नेगेटिव चार्ज उधर हो जाएगा ना, डेल्टा नेगेटिव उधर हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। किसी एक तरफ। अब यहाँ पे ये लेफ्ट में आ गया, ये राइट में भी जा सकता था, जाता ही है। कभी लेफ्ट में आता है, कभी राइट में आता है, कभी लेफ्ट में आता है, कभी राइट में आता है, क्योंकि लूज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ये हिल रहा है। लूज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ये हिल रहा है। और जितना ही बड़ा ये एटम होगा या जितना ही बड़ा ये मॉलिक्यूल होगा, उतना ही ज्यादा ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जब एक एंड पे आ जाएंगे तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसा लंदन ने कहा था, ऐसा लंदन ने एक्सप्लेन किया था। Have you written? Can I move ahead? Can I move ahead, beta? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, beta. और जब ये सेल्फ पोलराइज जो हो गया है टेम्पररीली, ये जब दूसरे एटम या दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास आता है तो उसको उसमें भी डाइपोल इंड्यूस कर देता है। देखिए मैं वापस उसी डायग्राम के ऊपर जा रही हूँ। अब एक साइड ये नेगेटिव हो गया ना बेटा,
तो ये दूसरे में भी इंड्यूस कर देगा। जैसे अभी देखा था ना आपने, ये तब वो परमानेंट डाइपोल था, ये अब टेम्पररीली बना है, बस इतना फर्क है। अब ये नेगेटिव चार्ज दूसरे किसी मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज को तो पुश कर देगा। अगर इतना ही बड़ा एटम इसके पास आया ना दूसरा, ये उसको पोलराइज कर देगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये उसके इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ पुश कर देगा और फिर उस पॉजिटिव के साथ ये बॉन्ड बना लेगा। टेम्पररी, एवरीथिंग टेम्पररीली। ये जो इंस्टेंट टेम्पररीली जो ये बना है, इंस्टेंटेनियसली जो बना है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो ये क्रिएट हो गया है, ये दूसरे को भी इंड्यूस कर देगा। दिस इज व्हाट इट हैज डन। ये जो इंस्टेंटेनियसली क्रिएट हो गया था फ्लक्चुएशन की वजह से, लेकिन in fraction of a second it would induce dipole in the other molecule. And now a weak force of attraction is created Now, the important to note here is that the probability of an atom or molecule, वो बिल्कुल वही जो लंडन ने कहा था, that the probability of an atom or molecule to acquire instantaneous dipole, पहले वो instantaneous dipole तो acquire हो, ये वाला instantaneous dipole तो acquire हो ना, तभी तो induce होगा। तो लंडन ने ये कहा था कि the probability of an atom or molecule to acquire instantaneous dipole increases with increase in the number of electrons. जितने ज्यादा electrons, जितना बड़ा atom, जितना बड़ा molecule, उतने ही ज्यादा ये dispersion forces आएंगे और उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा इनके बीच में। ये बात और है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन को भी हम बॉन्ड नहीं कहवाते हैं, पर उतना बनेगा। एंड जरा वो क्वेश्चन या तो दोबारा लिख लो प्लीज, मैं इसको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, जो मैंने रब किया था ना अभी व्हाइट बोर्ड से, उसको दोबारा लिख लो बेटा। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, F2 and Cl2 are gases, bromine is a liquid, Br2 is a liquid, and I2 is a solid at room temperature. Fluorine and chlorine are gases, bromine is a liquid, and I2 is a solid at room temperature. Beta, you have to remember that state of matter depends on the van der Waals forces existing between the molecules. आयोडीन क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल है, उसमें ये चीज ज्यादा आ जाती है, तो वो बहुत अट्रैक्शन जब एक बार डेवलप हो जाता है ना, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो इट स्टेज। ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो टूटता आसानी से नहीं है, बट इट स्टेज एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब वो टूट जाएगा 40 डिग्री पे। आयोडीन इसीलिए तो सबलाइम कर जाती है। आयोडीन इज अ सबलाइमिंग सॉलिड। वो तो फिर जब ये अट्रैक्शन टूटता है ना, तो वो सीधा गैसियस स्टेट में ही जाता है, आयोडीन लिक्विड स्टेट में नहीं जाती है बेटा।
इसी वजह से नहीं जाती है कि जैसे ये अट्रैक्शन टूटता है बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस, इट जस्ट गोज इनटू द वेपर फेज। टूटा तो फिर गैस ही बन गई ना, धीरे धीरे थोड़ी टूटेगा कि धीरे धीरे लिक्विड होगा, वो सीधा गैस बनता है। आयोडीन इज अ सब्लाइमिंग सॉलिड, सब्लिमेशन हो जाता है इसका, सीधा सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाता है। सो दिस इज what needs to be discussed about the van der Waals forces of attraction. I know you have a class with